हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नेक्सा क्लासेस में। मैं हूं सचिन और मैं आपके लिए नेक्सा क्लासेस पे साइंस की लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। अभी मैं क्लास 10th की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें टर्म 1 में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10th की, मैं उसको कवर करूंगा। आपको बस करना यह है कि आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो, और मैं जितनी भी यहाँ पे नोट्स एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं आपको समझाऊंगा तो मैं सारी डेफिनेशंस में आपको ज़रूरत है, मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। आप या तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप अपने कॉपी में खुद से समझने के बाद आप उसे नोट कर सकते हो। इससे आपको दो फ़ायदा होगा। एक होगा कि आपकी प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो चीज़ भी मैं पढ़ाऊँगा उसको समझने के बाद आप खुद से अपने नोट्स में लिखना, और अगर आप नहीं लिख सकते हो तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें दो टॉपिक है। ठीक है, और इन दो टॉपिक्स को मैं टोटल 4 पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इन चारों पार्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस मेरे नोट्स को अच्छे से समझ लो। मैं जितनी भी चीज़ें इसमें पढ़ा रहा हूँ आप बस उसे अच्छे से समझ लो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं जितने भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए बोर्ड के लिए। और मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप अगर वो सारे प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में आउट ऑफ मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर है लाइट, और इस वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाने वाला हूँ, और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है लाइट। ठीक है, लाइट। तो लाइट होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? ठीक है, तो देखो, सबसे पहला चीज़ तो लाइट, कोई भी बच्चा हमें यही जवाब देगा कि लाइट सर वो होता है जिससे हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, ये आंसर भी आपका सही है, लेकिन अगर आप क्लास 10th में पहुंच चुके हो तो आप ऐसे आंसर्स नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर फिर लाइट क्या होता है, आप ही बताइए, तो देखिए, लाइट होता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो आप लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह आप ऐसे मान सकते हो कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, अब ब्रैकेट में आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि ये आपके किसी यूज़ का नहीं है, और अगर मैं इसको बताऊँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता हूँ। हमारा मेन फोकस आपका टर्म 1 में जो बोर्ड होने वाला एग्ज़ाम, उसके ऊपर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है, तो और शायद 11th में भी आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना है, तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपसे अगर कोई पूछे कि लाइट क्या होता है, तो लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। अच्छा, सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है कि देखने की क्षमता, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सेंसेशन ऑफ साइट मतलब ये होता है। साइट मतलब क्या होता है? सेंसेशन ऑफ साइट मतलब देखने की क्षमता। ठीक है, तो लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है जो हमें देखने की क्षमता देता है। ठीक है, अब देखो, देखने की क्षमता का मतलब क्या है? देखो, मान लो ये पेन है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये पेन आप क्यों देख पा रहे हो, या ये पेन मुझे क्यों दिख रही है? ठीक है, अगर अंधेरा होगा तो क्या ये पेन मुझे दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। लेकिन लाइट जलाने के बाद ये पेन क्यों दिखता है? इसका रीज़न क्या है, और ये कैसे दिखता है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे दिखता है। देखिए, मान लीजिए कि ये पेन है। ठीक है, इसके ऊपर कहीं से लाइट आ रही, कोई सोर्स से, या तो सन हो सकता है, नहीं तो लाइट हो सकता है, कोई भी सोर्स है। मान लीजिए यहाँ पे लाइट आ रही है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है, और स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, एक रे आ रही है, इस पर स्ट्राइक कर रही है, इस पर टकरा रही है, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के जब आपके आंखों तक पहुँचेगी तभी हम लोग को ये पेन दिखती है। ठीक है, आपके आंखों तक नहीं पहुँचेगी तो आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, और यही रीज़न है कि हम लोग अंधेरे में नहीं देख पाते, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है, कोई लाइट ही नहीं होता है, और जब कोई लाइट ही नहीं होगा तो कोई भी लाइट इस ऑब्जेक्ट से या इस पेन से टकराएगी नहीं, और जब तक ये टकरा के रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग कैसे देख
पाते हैं, क्यों लाइट जलते ही हमें क्यों कोई चीज़ दिखाई देती है? तो आप क्या जवाब दोगे? क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप क्या जवाब दोगे? तो आप जवाब दोगे कि जैसे ही हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ये पेन मुझे तभी दिख रही है जब इस पर कोई सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, और इस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच रही है। मान लीजिए इस पर आई लाइट और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों तक नहीं पहुंची, तो भी आप इसे नहीं देख पाओगे, ठीक है। यही रीज़न होता है कि हम लोग को, मान लो हम लोग एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो दूसरे रूम का चीज़ हमें इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उस रूम में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स कि उस पर तो लाइट आ रही है, ठीक है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करने के बाद आपके आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि बीच में क्या है, वॉल है, वो ओपेक की तरह काम करता है। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या होना चाहिए, उस पर लाइट रे आनी चाहिए और उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद आपके आंखों तक पहुंचनी चाहिए, तभी आप कोई चीज़ देख पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग देख पाते हैं। तो हाउ डू वी सी ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम लोग तभी हम लोगों को दिखती है जब इस पर लाइट आती है कहीं से और इस पर टकराने के बाद आपके आंखों तक पहुँचती है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, लाइट तो मैंने आपको बता दिया, चलिए ठीक है। अब बोलते हैं कि अब अ रे ऑफ लाइट किसको बोलेंगे? अ रे ऑफ लाइट। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पहले कि लाइट जो है, आप इसको एकदम याद रखो कि इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे, ये पूरा आपको आगे आने वाले हर एक टॉपिक में इसका मतलब, ये बेसिक सा चीज़ है लेकिन आपको याद होना चाहिए कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ऐसा नहीं है कि लाइट ऐसे ऐसे यूँ यूँ घूम घाम के आपके पास पहुँचेगी ऐसे जलेबी बन के, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लाइट हमेशा आपके पास सीधी पहुँचती है, जैसे ही सोर्स से निकलती है कोई भी ऑब्जेक्ट तक वो स्ट्रेट पहुँचती है, ठीक है। अब आते हैं, अब मैं आपको बता रहा था अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट किसको बोलेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है, इसी पाथ को हम लोग रे बोलते हैं, ठीक है। तो अब मतलब जैसे लाइट आ रही है, देखिए बहुत सारी रेज निकलती हैं, ठीक है। तो किसी एक रे को ना, जो भी आप मान लीजिए कि ये लाइट है, ठीक है, इसके पाथ को ही हम लोग रे ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। कोई एक सिंगल रे ऑफ लाइट इसी को बोलते हैं, जो पाथ से वो आया है। मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट तक लाइट अगर पहुँच रही है, ठीक है, मान लीजिए ये आदमी है, इस तक लाइट अगर पहुँच रही है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आएगी, तो इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ light is a path followed by light energy in a transparent medium। अब देखिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्यों बोला, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज़ अ पाथ फॉलोड बाय लाइट एनर्जी इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या होता है? देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब वो मीडियम, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। वो मीडियम जिससे लाइट आसानी बिना रिफ्लेक्ट किए पास हो सके, ठीक है। तो जैसे एयर है, एयर क्या है हमारा? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें लाइट घुसता है, ये आसानी से पास कर सकता है, ठीक है। वाटर जो है, ठीक है, वाटर मतलब कुछ वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, लेकिन अगर वाटर अगर डर्टी है, ठीक है, तो आप उसको ट्रांसलूसेंट बोल सकते हो, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। इसमें क्या होता है कि कुछ लाइट तो पास कर पाएगी लेकिन कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। मतलब सरफेस पे मान लो ये पानी है, इसके ऊपर अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो लाइट आने का, कुछ लाइट इससे पास हो सकती है, कुछ लाइट इससे ऐसे रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से इस पर लाइट आ रही है, ठीक है। ये खैर ये चीज़ आपको 12th क्लास में पढ़नी, तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम उससे वो मीडियम होता है जिसमें से लाइट आसानी से पार कर सके। ट्रांसलूसेंट में कुछ पार करता है और कुछ रिफ्लेक्ट कर जाता है। और एक और होता है ओपेक, ठीक है। ओपेक का मतलब होता है कि इससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करेगी, सारी लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। ये तो गया रे ऑफ लाइट। अब आते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या होती है? देखो अगर अकेला ये रे है, ठीक है, इसी के ग्रुप को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं और कुछ नहीं, इसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है। पैरेलल रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ आपको।
अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको लाइट बता दिया, ठीक है। रे ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, ठीक है। और बीम ऑफ लाइट भी मैंने बता दिया, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट को ही हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ठीक है। इस पर लाइट आई और यहाँ से टकरा करके वापस चली गई, ठीक है। अब लाइट आ रही है इधर से, मान लीजिए ये सोर्स है, ये सूरज है, ठीक है। इधर से लाइट आ रही है, इस सरफेस पे ऑपेक है, इसलिए इसमें देखिए ये कौन सा मीडियम होगा, ऑब्वियसली ये ऑपेक होगा, क्योंकि अगर ये ऑपेक नहीं होता तो लाइट यहाँ से पास हो जाती, ठीक है। तो ये ऑपेक मीडियम है पीछे में, और आगे वाला जो है आपका वो स्मूथ सरफेस है। तो लाइट यहाँ से आ रही है और ये टकरा के इधर चली गई, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम medium after striking a surface is called reflection of light, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका बैक साइड क्या है, ऑपेक है, मतलब उससे लाइट पास नहीं हो सकती है। तो ये सरफेस से जब भी लाइट आके टकराएगी, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट करती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो लाइट क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, इधर से सूरज से आया, इससे टकरा और इधर ही वापस चला गया, इसको पार नहीं कर पाया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर ये इसको पार कर पाता तो ये हो जाता है रिफ्रैक्शन, जो हम लोग आगे हमारा नेक्स्ट मतलब आने वाला लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आप समझो कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक लाइट, देखो ये एक मीडियम होगा, मतलब ऑब्वियसली कोई एक मीडियम होगा। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा हम मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए ये कार्डबोर्ड जो है जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस पर लाइट कहीं से आ रही है, ठीक है। तो लाइट का हवा से ही कहीं से आ रही है। मान लीजिए कि मेरे फ़ोन के फ्लैश से अगर इस पर लाइट आ रही है, ठीक है, तो हवा से आ रही है, ठीक है। इस पर आई, इस पर ऑब्वियसली इससे पास नहीं कर पाई क्योंकि ये ऑपेक है। तो इस पर आने के बाद टकरा करके ये वापस लाइट चली जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम, ठीक है। सेम मतलब हवा में आई है तो हवा में ही टकरा के वापस, ये नहीं कि मैं यहाँ पे मेरा लाइट टकरा रही है और मेरे वॉशरूम में अगर वाटर बाथटब है तो वहाँ पे जाके फिर लाइट चली जा रही है, नहीं। अगर यहाँ पे टकराई है तो यहीं पे वापस जाएगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेम मीडियम, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एकदम सिंपल है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है, अरे सिंपल लैंग्वेज में देखो भैया, लाइट आ रही है, ठीक है, सरफेस से टकराई और वो वापस चली गई, ठीक है। क्यों वापस चली, क्योंकि वो सरफेस जो ऑपेक था, ठीक है, उससे लाइट पास नहीं हो पा रहा था। तो अब आकर के टकरा के वापस चले गए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि अगर जिस भी मीडियम में मेरा सरफेस है उसी मीडियम में टकरा करके वापस जाएगी, मतलब यहाँ पे अगर लाइट आई है तो यहीं से टकरा के यहीं पे रहेगी वापस, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन 2-3 तरीके का होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी एक सरफेस पे लाइट आने के बाद अगर वो ऑपेक है, ठीक है, तो उस पर लाइट कहीं से आएगी तो उस पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाती है सेम मीडियम में। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन भी 2 तरीके का होता है, डिपेंडिंग ऑन द किस तरीके का सरफेस है जिस पे वो टकरा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2 तरीके का होता है। पहला आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा आपका होता है डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन,
ठीक है, ये दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, डिपेंडिंग ऑन द, किस पे ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पे वो टकरा रहा है उसकी सरफेस कैसी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है ये देखिए, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, आपको याद, ये सब चीज़ें आपको ना ऐसे ही याद हो जाएगी, बस आप अच्छे से ध्यान लगाओ, समझने की कोशिश करो। तो देखिए मैं आपको पहला बताता हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, जो कि हाईली पॉलिश्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पॉलिश्ड का स्पेलिंग गलत लिखा है, हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस हो। ठीक है, जब भी कोई भी रेज ऑफ लाइट, देखिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब भी सोर्स से कोई, मान लीजिए ये मेरा सन है, ठीक है, यहाँ से अगर लाइट निकल रही है तो सिंगल रे नहीं निकलती है, बहुत सारे रेज निकलती हैं। ठीक है, और कैसे निकलते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। और अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत सारे रेज निकल रहे हैं और अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं लाइट, तो ये सारे रेज क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और इन्हीं पैरेलल रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किस पे स्ट्राइक करता है, हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस, एकदम स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली ये पीछे वाला पोर्शन इसका क्या है, ऑपेक है, ऑपेक नहीं होगा तो क्या होगा, लाइट ऐसे निकल जाएगी। तो ये ऑपेक बनाया गया है, सिल्वर करके पीछे से कलर कर दिया गया है ताकि लाइट उस तरफ पास ना कर पाए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जब भी जो देखिए अब बीम ऑफ लाइट जितने भी होंगे वो पैरेलल आएंगे, ठीक है, कोई भी सोर्स से, और वो इस हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद भी जो उनका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, और इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं बता देता हूँ। देखिए सोर्स से जो लाइट ऑब्जेक्ट पे आ रही है उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, ये सारी क्या है, इंसिडेंट रे है। और सरफेस पे टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है, ये वाला सरफेस पे टकरा चुकी है, अब ये रिफ्लेक्ट किया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो है वो अगर एक हाईली स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होता है। ठीक है, सिंपल सा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इतना होता है कि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट एक हाईली स्मूथ, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली हाईली स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। ठीक है, जब भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट हाईली स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो उसके जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इन्हीं रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसका डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड हाईली, और मतलब डायरेक्ट आप स्मूथ भी बोल, फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस देन द रिफ्लेक्टेड बीम is also parallel and directed in the same direction भी आप लिख सकते हैं, is also parallel। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर पैरेलल होगी रिफ्लेक्टेड है तो एक ही डायरेक्शन में होगी, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये पैरेलल कभी ऐसा होता है क्या कि ये अलग डायरेक्शन, नहीं, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि वो एंगल सेम बना है। ठीक है, पैरेलल मतलब यूँ, इनके बीच का जो ये एंगल होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस देन द रिफ्लेक्टेड बीम इज आल्सो पैरेलल एंड डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और इसी रिफ्लेक्शन मतलब सच इन द सेम डायरेक्शन, सच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is called regular reflection। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड। ठीक है, इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, देखो यहाँ पे हाईली स्मूथ और पॉलिश सरफेस है। अब सरफेस ना हाईली स्मूथ मतलब ये मतलब ऊबर खावर रुखरा सरफेस आप बोल सकते हो, ऊबर खावर हम लोग बच्चों ने बोला करते थे। ठीक है, ये भी क्या है, पीछे से तो ऑपेक है लेकिन ऊपर में क्या है, हाईली स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है एकदम। ठीक है, ये मतलब ऊबर खावर है। ठीक है, ये अपना इंडिया का रोड जैसा है। चलिए, इसमें क्या होता है कि सोर्स से इसमें भी लाइट निकलेगी। ठीक है, आएगी तो पैरेलल ही, क्योंकि सोर्स से जब भी लाइट निकलती क्या होती है, पैरेलल ही आती है।
तो ये रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जो है वो तो पैरेलल ही आएगी हर केस में, लेकिन जब ये रफ सरफेस पे स्ट्राइक करेगी ना, ये क्या है, रफ सरफेस है, ऊबर खाबर मत बोलना, आप बोलना रफ सरफेस, ठीक है। तो रफ सरफेस पे जब ये टकराएगी ना, तो इसके जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो पैरेलल नहीं होंगे। देखिए, हो सकता है कि ये ऐसे आए और एक इस तरीके से चला जाए, ठीक है, ये वाला ऐसे चला जाए, ठीक है, और ये वाला कुछ ऐसा चला जाए, ठीक है। तो ये इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या है, वो पैरेलल नहीं है। ऑब्वियसली ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पैरेलल तो है नहीं, ठीक है। और पैरेलल नहीं है तो सेम डायरेक्शन। देखिए, मैंने यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जितने भी पैरेलल रेज होते थे वो रिफ्लेक्ट करने के बाद भी पैरेलल ही होते थे, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे तो पैरेलल होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते, ठीक है। वो इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हैं, ये काफ़ी अनसर्टेन होता है कि किधर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसका डेफिनेशन रेगुलर रिफ्लेक्शन के जस्ट उल्टा होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस देन द रिफ्लेक्टेड बीम इज नॉट पैरेलल बट इट स्प्लिट्स ओवर अ वाइड एरिया। मतलब क्या है कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। ये पूरे वाइड एरिया में स्प्लिट कर जाता है, इधर उधर कहीं भी जा सकता है। और इसी रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दोनों जस्ट इसके उल्टा है एंड काफ़ी ईजी, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लो। रेगुलर में क्या होता है, पैरेलली आते हैं, पैरेलली जाते हैं। डिफ्यूज में क्या होता है, रेज पैरेलली आते हैं लेकिन पैरेलली नहीं जाते, वो इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये काफ़ी आसान है, बस आपके ये लॉ आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे बस आपको रिवीजन के लिए दिया है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो इसका पहला लॉ ये बोलता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, इसमें इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है, ओके, और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये होता है इंसिडेंट रे, और आपको पता है कि इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो पहला लॉ ये बोलता है, और देखिए ये सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे भी ये मीट करा, जहाँ पे भी ये स्ट्राइक करा, उस पॉइंट पे अगर आप एक नॉर्मल बनाओगे, ठीक है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बनाने के लिए क्या होता है, बस इस पर एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो। तो पहला लॉ ये बोलता है कि इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये लॉ आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्लास 8 में, क्योंकि 10 में भी ये चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है, इसका यूज़ आगे होगा। तो देखिए, पहला लॉ ये बोलता है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द स्ट्राइकिंग सरफेस, ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल जो है जिस भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा ना, ठीक है, वो सभी एक ही प्लेन में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है इंसिडेंट रे, reflected ray and normal to the striking surface, ठीक है, will all lie या फिर all lies in the same plane, ठीक है। अब देखो, सेम प्लेन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये एक ये जो सीट है आपका, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो लाइट अगर इस प्लेन का एकदम इस प्लेन में ही अगर आ रही है, ठीक है, तो और ये जो सरफेस आपका वो भी इसी प्लेन में है, ठीक है। तो जब इस प्लेन में लाइट आ रही है, ठीक है, तो टकराने के बाद भी वो इसी प्लेन में, ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब इस पेपर वाले प्लेन में आए लाइट और सरफेस भी मेरा पेपर पे ही है, और टकराने के बाद ये यूँ ऊपर की तरफ आ जाए, मतलब दूसरा प्लेन में आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये सारे एक ही प्लेन में रहते हैं। अगर पेपर पे अगर देखिए, आप मान सकते हो, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन में रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये एक प्लेन है, पेज एक प्लेन और सरफेस भी इसी प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ऐसे आया, ठीक है, और ये टकराने के बाद किसी और प्लेन में, मतलब ऐसे ऊपर में आ जाए ऐसा, ठीक है, हवा में, मतलब अपना प्लेन चेंज कर ले, ऐसा नहीं होता। अगर ये इस प्लेन में आया है तो टकराने के बाद भी इसी प्लेन में रहेगा, और अगर इस सरफेस आप नॉर्मल बनाओगे तो वो भी इसी प्लेन में ही बनेगा, ठीक है। तो पहला लॉ सिंपल सा यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में रहता है। अब आते इसका दूसरा लॉ। दूसरा लॉ ये बोलता है, ठीक है, देखिए, अब ये एक प्लेन है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो दूसरा ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए पहले ये है
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सेकेंड लॉ यही बोलता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेकेंड लॉ सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। काफ़ी सिंपल था, इसमें दो ही लॉ है। पहला क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम ही प्लेन में रहेगा, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसको आप ऐसे भी लग सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ थे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर्स क्या होता है, ठीक है। कर्व्ड या फिर स्फेरिकल मिरर्स। तो देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है, आप क्या करो, एक कर्व्ड, नाम से पता चल रहा है ये स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब क्या है, एक आपका एक स्फेयर होगा, ठीक है। इस स्फेयर को आप क्या बना दो, रिफ्लेक्टिंग बना दो, ठीक है। कोई एक साइड को रिफ्लेक्टिंग बना दो, मान लो मैं बाहर वाले साइड को रिफ्लेक्टिंग बना देता हूँ, तो अंदर वाले को मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा या सिल्वर्ड करना पड़ेगा, ताकि ये लाइट अंदर पास ना हो जाए, रिफ्लेक्ट करे आने के बाद। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। आप उसको रिफ्लेक्टिंग बना दो। तो आप रिफ्लेक्टिंग दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप बाहर वाले पार्ट को रिफ्लेक्टिंग बनाओ, ठीक है, जैसे ये बनाया है, या फिर आप अंदर वाले पार्ट को भी रिफ्लेक्टिंग बना सकते हो। तो अंदर वाले पार्ट को रिफ्लेक्टिंग बना के क्या है, अंदर वाले को पॉलिश कर दो और बाहर वाले को क्या है, पेंट इस तरीके से कलर करो ताकि लाइट उधर पास ना हो पाए। तो इस केस में क्या है, लाइट जब अंदर से आएगी तो ये यूँ टकराएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब स्फेरिकल मिरर भी दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि मिरर स्फेरिकल मिरर दो तरीके का हो सकता है। क्या, एक वो मिरर जिसका आप बाहर आउटर वाले सरफेस को क्या बनाओ, रिफ्लेक्टिंग बनाओ, और अंदर वाले सरफेस को क्या कर दो, सिल्वर कर दो। या दूसरा तरीका क्या होता है कि आप बाहर वाले को सिल्वर कर दो और अंदर वाले को क्या बनाओ, रिफ्लेक्टिंग बना दो। तो इन्हीं दो तरीके के स्फीयर पे ना, ये दो तरीके का मिरर जो है आपका वो यहाँ से निकला है, ठीक है। तो पहला तरीके का वो होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर को पहचानने का तरीका क्या है, देखिए, कॉनकेव मिरर को पहचानने का तरीका ये है कि कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है, ठीक है, जिसका बाहर वाला पार्ट जो है वो आपका, ठीक है, बाहर वाला पार्ट सिल्वर्ड हो और अंदर वाला पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है। मेरी बात समझो, ये स्फीयर है, ठीक है, ये एक ऐसा स्फीयर है जिसका बाहर वाला पार्ट सिल्वर है और अंदर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। इसी स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट को ना हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। ये स्फीयर है, इसमें से आप इतना सा पार्ट मैं निकाल लेता हूँ, देखिए काट करके। तो मैं यहाँ पे बनाऊँ ऐसे, देखिए, इसका बाहर वाला पार्ट क्या है, सिल्वर्ड है, और अंदर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो लाइट जब इधर से ऐसे आएगी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। देखिए, ये नाम में ना हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कॉनकेव मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर बताता हूँ, फिर बताऊँगा इसका ट्रिक याद करने का कि कैसे याद कर सकते हैं। अब कॉनकेव मिरर ये है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, देखिए, कॉनकेव मिरर इस वाले स्फीयर का पार्ट था, एक ऐसा स्फीयर जिसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग था, बाहर वाला पार्ट सिल्वर्ड था। और कॉन्वेक्स मिरर इसके जस्ट उल्टा होता है, अंदर वाला पार्ट सिल्वर्ड होता है और बाहर वाला पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ओके, तो इस वाले स्फीयर का पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का कैसा बनेगा, ये देखिए, ये वाले स्फीयर से मैं छोटा सा पार्ट काट के हटा लेता हूँ, ठीक है। ये वाला एक स्फीयर है, इससे मैं एक छोटा सा पार्ट काट करके हटा लेता हूँ। देखिए, अब इसका अंदर वाला पार्ट क्या है, सिल्वर्ड है, और बाहर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो इसमें जब इधर से आएगी लाइट तो ये इधर रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और ये क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो अब याद कैसे रखेंगे, देखिए, आप ऐसे कर सकते हो, ये मेरा हाथ है, ठीक है, इसका अंदर वाला पार्ट क्या है, पार्ट क्या है, वो स्मूथ है, ठीक है। अंदर वाला पार्ट स्मूथ है मतलब रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर वाला पार्ट क्या है, सिल्वर्ड है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, जब आप ऐसे रखोगे, ठीक है, हाथ को आप ऐसे रखते हो, तो अंदर वाला पार्ट ऐसा जब भी मिरर बनेगा वो क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। ऐसे याद करने का ट्रिक है, मैं ऐसे याद रखा था कि मैं अपने हाथ को ऐसे रखूँगा और ऐसा शेप में जब भी होगा, बाहर वाला सिल्वर्ड होगा और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग होगा, तो वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है।
ठीक है, सिंपल सा तरीका क्या है, कॉनकेव मिरर वो मिरर जिसका बाहर वाला पार्ट सिल्वर और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग, और कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर जिसका बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग और अंदर वाला पार्ट सिल्वर। तो अगर आपको यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखना हो दोनों का तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए कॉनकेव मिरर, मैं कॉनकेव का लिख देता हूँ, कॉन्वेक्स का आप खुद बना करके लिखना उसी तरीके से, ठीक है। तो देखिए कॉनकेव मिरर का अगर मैं डेफिनेशन लिखना होगा तो मैं इस तरीके से लिखूँगा। ये देखिए, अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए ये स्फेरिकल मिरर का ही तो एक पार्ट है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज़ अ, ऐसे आगे भी लिख लो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ठीक है, ये ए को मिटा दो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हुज, ठीक है, ये वाला स्फेरिकल मिरर, यही स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है ना कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, कैसा स्फेरिकल मिरर, हुज आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड, एंड इनर सरफेस, और इनर सरफेस जो है वो आपका क्या है, एंड इनर सरफेस इज मेड, इनर सरफेस को कैसा बना दिया गया है, रिफ्लेक्टिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके के मिरर को क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। तो कॉन्वेक्स मिरर का भी आप इसी का जस्ट उल्टा डेफिनेशन होगा, ठीक है। आप खुद से लिख लेना, अगर नहीं है तो मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, आप सुन लो। देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज सिल्वर्ड, ठीक है, अंदर वाला सरफेस सिल्वर्ड है, एंड आउटर सरफेस इज मेड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा, इसमें क्या है, आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड इनर सरफेस इज मेड रिफ्लेक्टिंग, उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स में क्या होगा, अगर कॉन्वेक्स का आपको लिखना होगा डेफिनेशन तो क्या लिखोगे, सेम चीज़ यहाँ तक होगा, बस हुज इनर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड आउटर सरफेस इज मेड रिफ्लेक्टिंग, बस यहाँ पे आउटर की जगह इनर कर दीजिए, यहाँ पे इनर की जगह आउटर कर दिए, आपका डेफिनेशन रेडी है, ठीक है। और डेफिनेशन ज़्यादा आपका ध्यान ये रखना चाहिए कि होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कॉनकेव मिरर और क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है और बाहर वाला पार्ट सिल्वर्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका अंदर वाला पार्ट सिल्वर्ड होता है और बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। और ये सारे मिरर क्या है, एक स्फेरिकल मिरर के पार्ट है, ठीक है। हम लोग एक पूरे स्फेयर में से एक छोटा सा ये वाला पोर्शन काट करके यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो ये स्फेयर का एक सेंटर भी होगा, है ना, इसमें भी, और अभी इससे रिलेटेड हम लोग और बहुत सारे टॉपिक्स है वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आपको समझ में आया कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है और बाहर वाला पार्ट सिल्वर्ड है, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसका बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है और अंदर वाला पार्ट सिल्वर्ड है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। मतलब स्फेरिकल मिरर क्या, कितने तरीके का है, दो तरीके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है बताइए, बाहर वाला पार्ट सिल्वर्ड और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग, ये कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स बनाने का, इसका अंदर वाला पार्ट को आप सिल्वर रखेंगे और बाहर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, ये देखिए अब मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों मिरर एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। अब वो स्फीयर का कोई सेंटर भी तो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है कि स्फीयर का एक सेंटर होगा। तो उसी सेंटर को हम लोग क्या, उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस भी स्फीयर का एक पार्ट है ये, उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, और ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है, कॉनकेव, और ये है कॉन्वेक्स। तो बताइए ये जो स्फीयर है ये ऐसा कुछ बनेगा ना, क्योंकि ये मान लीजिए ऐसा पूरा स्फीयर था, ठीक है। ये एक स्फीयर का एक ही तो पार्ट है, ये उसी से तो काट के निकाले हैं। तो जिस स्फीयर से भी काट के निकाले हैं उसके सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों केस में, ठीक है। तो देखिए ये भी एक स्फीयर का पार्ट होगा। अच्छा मैंने ज़्यादा दूर दे दिया क्या, चलिए ये इसका सॉरी, ये सेंटर कहाँ पे आएगा, इसका कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर भी एक स्फीयर का पार्ट है, तो उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों ही केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। जिस भी स्फीयर का ये दोनों पार्ट है, जो कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर भी जिस स्फीयर का पार्ट है, उन दोनों के लिए सेम सारे जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे चीज़ दोनों में एप्लीकेबल है, कॉनकेव मिरर के भी और कॉन्वेक्स मिरर के। एक्चुअली दोनों तो स्फीयर का ही पार्ट है ना, तो जो चीज़ इसमें होगा वो चीज़ इसमें भी होगा। बस अंतर यह है कि एक ऐसा स्फीयर का पार्ट है जिसका बाहर वाला पार्ट सिल्वर्ड कर दिए थे और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। ये एक ऐसा स्फीयर का पार्ट है जिसका अंदर वाला पार्ट सिल्वर्ड है और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग है, लेकिन सारा चीज़ तो सेम ही है ना। तो इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का ही होगा, हर एक चीज़ दोनों का ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना हो, मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, आप खुद से लिख लो, ठीक है। द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, आपका क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, मतलब कि उस स्फेयर का सेंटर, जिस स्फेयर का ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पार्ट है, उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए मैंने वही लिखा है, द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फेयर। अब ऑब्वियस सी बात है कि हॉलो स्फेयर ही होगा, तभी तो हम लोग अंदर वाले को रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे, है ना। तो द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर, जो भी ये कर्व्ड और स्फेरिकल मिरर है जो काट के हम लोगों ने निकाला है, जिस भी स्फेयर से निकाला है, उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आप डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको याद होना चाहिए। पहले समझ लो क्या होता है तो आप खुद भी लिख दोगे। क्या है भाई, आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है, ये दोनों मिरर, जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसमें तो कुछ याद, आप तो खुद से भी लिख दोगे, रटने का कोशिश मत करना, पहले समझ लो। देखो समझने के बाद याद करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो पहले आप समझने की कोशिश करो। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, इसके और इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये वाले और इसके बीच के, इसी को तो देखो सेंटर अगर इसको बोलते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो इसका भी डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं लिख देता हूँ द, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे डेफिनेशंस लिख लिए हैं ताकि मैं बस आपको समझाऊंगा, ठीक है। मुझे बार बार लिखना पड़ा था इसलिए मैं सारे डेफिनेशंस को एक बार लिख लिया है। तो मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर को बोलते हैं जिसका ये मिरर जो है, ये दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पार्ट है, उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये जिस स्फेयर का पार्ट है उसके रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, द रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जिस भी स्फेरिकल मिरर का ये दोनों मिरर पार्ट है, देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कि स्फीयर से हम लोग काट करके निकाले हैं, तो उस स्फीयर का कुछ रेडियस भी तो होगा, तो उसी रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म, पोल। पोल क्या होता है, अब देखिए ये जो, अब मान लीजिए कि मैंने एक मिरर को काट करके ऐसे निकाला है, मान लीजिए आप मैंने इतना बड़ा मिरर को काट करके निकाला है, तो इसका कोई सेंटर तो होगा ना बीच का, तो इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। तो देखिए द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर लिखा है, इस स्फेयर नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि एक स्फेयर का मिड पॉइंट आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। लेकिन इस पार्ट, जिस पार्ट को मैंने काट करके निकाला है, इसका कोई तो मिड पॉइंट होगा, कोई तो बीच वाला हिस्सा होगा, तो उसी बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। मतलब ये देखिए, अब ये तो मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, कॉन्वेक्स मिरर भी वैसा ही होगा, इसका भी तो सेंटर होगा कुछ, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो उसी पॉइंट को, द मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अब देखिए इसको काट करके निकाला है, ठीक है, तो इसका एक डायमीटर भी तो होगा, इस दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूंगा तो इसका एक डायमीटर भी तो होगा, ठीक है। तो इसी डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दोनों का डायमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये जो डायमीटर बन रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर्चर बोलेंगे। तो द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज इट्स अपर्चर। स्फेरिकल मिरर, देखिए
इस हॉलो स्फेयर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्फेरिकल मिरर मतलब या तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का बात कर रहा हूँ। उसके डायमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इस वाले लाइन, इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए। पोल के क्या बोलते हैं? इस मिरर के सेंटर को पोल बोलेंगे। ठीक है, इस मिरर के डायमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर्चर बोलेंगे। अब स्फीयर वाला कहानी खत्म हो गया। ठीक है, बस ये दोनों में था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। अब जितना भी है हम लोग सारा मिरर के टर्म में बात करें, जो मतलब जो काट करके हमने निकाला है ना इस स्फीयर से, उसके बात करेंगे। तो जब उसका बात करेंगे तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, और इसके डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अब देखिए, मैंने बताया कि इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के लाइन को जो ज्वाइन करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए, इसको करने का तरीका ये है, मैं कहाँ पे बनाऊँ, एक मैं दूसरा सीट लेता हूँ आपको, मैं उसमें बना करके आपको दिखाता हूँ। यहीं पे बनाता हूँ, छोड़िए। देखिए, छोटा सा मैं बना देता हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट सीट में अच्छे से एक्सप्लेन करके। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए, ये एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये एक स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर कहीं पे दूर पे, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है तो सेंटर कहीं पे यहाँ पे होगा, है ना। तो ये सेंटर है और ये पोल है आपका, इसका मिड पॉइंट। तो इन दोनों को जब आप मिला दोगे ना, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। मिला करके आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो आपकी मन, और इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपको नेक्स्ट सीट में अच्छे से बड़ा सा बना करके दिखाऊंगा कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं। ओके, तो अभी के लिए आप क्या जानो कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दिया। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन के मिलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम आप समझ लो अच्छे से, याद आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप रिवाइज करोगे या जब आप नोट्स लिख रहे होगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो देखिए, प्रिंसिपल फोकस, अब ये जो मिरर है ना, इस पर मान लीजिए एक लाइट आती है। ठीक है, पैरेलल मान लीजिए कि एक ऐसे लाइट आई है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से ये जाएगी ना, कौन सा पॉइंट है, कैसे है, ये क्यों यहाँ से जाती है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जब भी एक पैरेलल, देखिए एक लाइट आएगी। ठीक है, मान लीजिए एक लाइट आ रहा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइट पैरेलल आएगी ना, ठीक है, मान लीजिए इधर से भी एक लाइट अगर पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल में आ रही है। देखिए ये दोनों लाइट, ये रे भी, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ना ये सारे रेज एक ही पॉइंट से पास होती है। ठीक है, और भी जितने भी आएंगे, ये तो मैंने 2 बनाए, ये 3 भी आप बना सकते हो। ये भी पैरेलल आया, तो ये पैरेलल होने के बाद ना एक ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है। ये एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उस प्रॉपर्टी को। लेकिन आप ये समझो कि जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आते हैं, ठीक है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी पैरेलल रेज आएंगे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हैं। सारे रेज जितने भी, बहुत सारे आएंगे, मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ रेज आ रहे हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद ना वो उनका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही पॉइंट से पास होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लीजिए ऐसा आया, ये वाला रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लीजिए ऐसा आया। तो देखिए डायरेक्शन अलग है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे वो एक ही पॉइंट से पास होता है। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस या फोकस। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where the rays of light parallel to the principal axis meet or appears to meet after reflection from the spherical mirror। मतलब या तो मिले या तो मिलता हुआ नजर आए। ये तो कॉनकेव मिरर में एक्चुअली में मिलता है। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ना ये मिलता नहीं, मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट में। अभी आप समझ लो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के आएगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए मैंने लिखा है पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। या तो
देखिए यहाँ पे तो असली में ये मिल रहा है, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे मिल रहा है, लेकिन जब मैं कॉन्वेक्स मिरर का बताऊंगा ना आगे आप देखना तो उसमें मिलता नहीं, लेकिन जब आप उसके लाइन को पीछे खींचोगे ना तो वो मिल जाता है। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है अपीयर्स टू मीट वाला ही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट शीट पे। तो यहाँ पे भी पहले आप ये जान लीजिए कि आप पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, ये नहीं कि पहले ही मीट करा दी, पहले कभी भी पैरेलल रेज मीट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पे वो मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, प्रिंसिपल फोकस है, इसको कैपिटल एफ से आप बोल सकते हो, कैपिटल एस एफ। अब हमारा नेक्स्ट है फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है? देखो ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है, सिंपल है। पोल और प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इस मिरर का पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बड़ा सा मिरर बना करके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों, मैं आपको सारी चीज़ें, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सारे डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ पे बड़ा सा डायग्राम बना लिया और अब मैंने जितनी भी चीज़ आपको समझाई हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, अपर्चर, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। ये दोनों में सेम ही चीज़ होगी, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, क्यों? क्योंकि अंदर वाला पार्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग है, और बाहर वाला पार्ट सिल्वर्ड है, ठीक है। इसमें देखिए अंदर वाला पार्ट सिल्वर्ड है और बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो अब देखिए मेरा बात, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर जिस भी स्फीयर का ये पार्ट है उसके रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया पोल। पोल क्या होता है? ये जो मिरर है इसका मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी वो फोकस नहीं हुआ था। ये जो मिरर है इसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से ये कॉन्वेक्स मिरर का, इसके मिड पॉइंट को हम लोग भी पोल ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया अपर्चर। तो अपर्चर क्या है? इस डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों पॉइंट को मिला दिए तो ये डायमीटर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। यहाँ इसमें भी वैसा ही होगा, कुछ सिमिलर ही होता है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? अपर्चर, ठीक है। इतना चीज़ हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप मिला दो, ठीक है, तो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप आगे भी इसको बढ़ा सकते हो जितना मन, और पीछे भी बढ़ा सकते हो। तो इस पूरे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। सेम यहाँ पे भी देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली इस तरफ होगा क्योंकि ये स्फीयर, समझ है ना, ये ऐसा पार्ट है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका अंदर वाला पार्ट सिल्वर है और बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है। उसके बाद जो मेन चीज़ समझना है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया कि जितने, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल जितने भी लाइन आएंगे ना, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट किधर जाएगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है। ये एक हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक रे इधर से आ रहा है, ये भी पैरेलल आया है इसके में, तो ये भी ना रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसा, एक्चुअली में इसका एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये ऐसे पास होता है, वो एक ही पॉइंट से पास होगा। और जितने भी आप बना लो, अभी तो मैंने 2 रेज बनाए, मान लो कि मैं तीसरा रे भी इधर से बनाता हूँ, आएगा इंसिडेंट ये पैरेलली अगर आया है। देखिए अगर पैरेलली नहीं आया है तो फोकस से पास नहीं होगा, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया है तो वो पक्का फोकस से पास होगा, ठीक है। ये इसका एक आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो। आगे मैं ये रूल में आता है, इमेज फॉर्मेशन का एक रूल में आता है, तो वो आगे आपको पढ़ना है। लेकिन अभी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जितने भी पैरेलल रेज, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये हमेशा ऐसा जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। एक और रे मान लीजिए मैं यहाँ से बना देता हूँ आपका,
ऐसे आया, ये भी पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पक्का है कि ये यहाँ से पास होगा ही होगा, ठीक है। और जिस पॉइंट से पास होता है उस पॉइंट का नाम दिया गया है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इस यहाँ पे एक्चुअली में पास हो रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा ना, ये एक्चुअली में पास नहीं होगा। देखिए ये ना, देखिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस किस तरफ है, इधर है क्या, नहीं, फोकस किधर है, इधर है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मान लीजिए लाइट ऐसे आया यूँ इंसिडेंट है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करके ना मान लीजिए कहीं ऐसा चला गया, ठीक है। तो जब आप इसको पीछे की तरफ जब आप एक्सटेंड करोगे ना, पीछे की तरफ जब इसी लाइन को आप एक्सटेंड करो स्ट्रेटली एकदम, ठीक है, तो ये फोकस से पास करता है हमेशा। उसी तरीके से देखिए मान लीजिए एक लाइट ऐसे आया, यहाँ से यूँ आया, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यूँ चला गया इधर। तो इसको ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे तो ये भी ना फोकस से ही पास करता है एक्चुअली में, ठीक है। कितने भी लाइन आप बना दो, इधर से मैं एक और बना दूंगा, और ये कहीं मान लीजिए कि ऐसे रिफ्लेक्ट किया है, तो ना वो जब मैं उसके रिफ्लेक्टेड रे को जब एक्सटेंड करूँगा, मतलब उसी लाइन को खींचूंगा पीछे की तरफ, तो वो फोकस से पास होता हुआ दिखेगा हम लोग को, ठीक है। एक पॉइंट से पास होता दिखेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में पास हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में मीट कर रहा है क्या ना, ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं ये हम लोग को मीट करता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एपियर्स टू मीट एट द, या तो मिलेगा या तो एपियर्स टू मीट एट द सेम पॉइंट। मैंने डेफिनेशन में लिखाया होगा, ठीक है, आप देखना वहाँ पे मैंने लिखाया है अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट। देखिए यहाँ से मीट किया है, और एपियर्स टू मीट, अगर आपने नोट्स लिखा है, ठीक है, अगर नहीं लिखा तो आप पीछे करके एक बार देख लो, मैंने वहाँ पे लिखा है मीट और एपियर्स टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इतना हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब फोकल लेंथ क्या होता है, तो देखिए ये फोकस है, ये पोल है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको टर्म, ये जितना भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए याद होना चाहिए। आप उसकी प्रॉपर आप अच्छे से पहले समझो, और आप नोट्स लिखो खुद से, तो ऑटोमेटिक सारे डेफिनेशंस आप खुद से लिखने की कोशिश करना, तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। एक और छोटा सा चीज़ें मैं बता देता हूँ इस लेक्चर में। कन्वर्जेंस क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर बहुत सारी लाइट आ करके मीट कर रही है ना, तो इसको इस प्रोसेस को कन्वर्जेंस ऑफ लाइट हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए ये ए है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे रेज आकर के मीट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। या फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे लाइट क्या कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है। और उसी तरीके से डाइवर्जेंस क्या होगा, कि लाइट अगर निकल रहा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डाइवर्जेंस। इस पॉइंट पे लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब लाइट अलग अलग जा रहा है एक पॉइंट से, और यहाँ पे अलग अलग आ रहा है तो इसको कन्वर्जेंस, अलग अलग जा रहा है तो इसको डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक है। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, तो कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट होकर ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली में, और जब हम लोग इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि देखिए ये तो इस तरफ जा रहा है, लग रहा है ये यहाँ से निकल रहा है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली में, डाइवर्ज हो रहा है लाइट। देखिए इस पॉइंट से क्या हो रहा है, इधर भी लाइट गया है और इधर भी लाइट गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। मतलब ये लाइट को ना अलग अलग डाइवर्स कर देते हैं, देखिए इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, लेकिन जब हम इन दोनों को एक्सटेंड करें तो लग रहा है एक ही पॉइंट से तो सारा निकला है। तो मैंने आपको बताया कि जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे रेज बाहर जा रहे होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। उसी तरीके से कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, बहुत एक ही पॉइंट पे आ रहा है ना, ये सारे लाइट देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ये लेक्चर आपको टोटल 4 पार्ट में मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट आपका ख़त्म होता है। अब ये मैंने जो भी आपको समझाया, अगर आपको वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का।
और नेक्स्ट वीडियो में जब आप मुझसे मिलो तो एटलीस्ट मैंने जितना पढ़ाया है उन सबको आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। आप प्रॉपर नोट्स बना लेना और रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, वो भी बिना याद किए हुए, ठीक है। हमारा मेन टारगेट है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि अभी नवंबर और दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। आपको जितने भी कंटेंट नेक्सा क्लासेस में मिल रहे हैं, ठीक है, हम लोग, मेरा और दीपक सर का, हमारा यही एम है कि आपको जितने भी कंटेंट, ठीक है, अच्छे कंटेंट, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चे होते हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको कोई कमी ना हो, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ चलते रहिए। मैं आपकी प्रिपरेशन, साइंस का टेंशन आप मत लो, और मैथ्स दीपक सर है, और साइंस में मैं हूँ ही आपके लिए। तो आप बस फॉलो करते जाओ हमें, जितना चीज़ भी हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप फॉलो बस करो, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इतना जितना भी मैंने पढ़ाया उसका आप नोट्स बनाओ, तो आप प्लीज़ नोट्स बनाओ और उसको एक बार समझ लो, और जहाँ पे भी डाउट होता है आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताओ। हम लोग डाउट के लिए भी एक लाइव सेशन करके ऐसा कुछ हेल्ड करेंगे, वो आने वाला टाइम पे देखेंगे आप लोग का कैसा रिस्पांस होता है उस अकॉर्डिंगली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।